Hello everyone, welcome to TradeRella YouTube channel. If you are a beginner और you are a student, आपकी अगर कोई जॉब है और आप इस शेयर मार्केट के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए ही है। अगर आप शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और क्या तरीके हो सकते हैं आप जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करें, आपका पैसा भी लूज ना हो एंड आपकी रेगुलरिटी कैसे करना। इस वीडियो का मकसद है कि आप कम से कम पैसे से कैसे 1000 रुपीज पर मंथ भी इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को मिलियंस तक ले जा सकते। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के 4 मैक्सिमम बेनिफिट्स है। फर्स्ट, एक साथ आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपका जैसे कोई स्टॉक प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए पे चल रहा है, तो आपको एक साथ ही 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको किस तरीके से क्या मेथड अपनाना है जिसके थ्रू आपका पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा लगे, हर स्ट्राइक प्राइस पे लगे और उसको आप लगातार आप ट्रेल करते जाएं और आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। फर्स्ट जो बेनिफिट होगा उसका ये है कि एक साथ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है वो आपको रोज मार्केट ऊपर नीचे हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं आराम से। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको पूरा ध्यान देने की इसमें जरूरत नहीं है। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं जैसे मैक्सिमम पे लोग करते हैं, स्टॉक मार्केट में एक ही प्राइस पे बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, एक ही सेक्टर के स्टॉक में, यार एक ही स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर वो उसी में स्टक हो जाते हैं और उनका पैसा उनके लिए काम नहीं कर पाता है। आज जो वीडियो बताऊंगा मैं आपको, इसमें इसमें आप देख पाएंगे कैसे आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है, ना कि आपको उसके लिए काम करना पड़ रहा है। हर स्ट्राइक प्राइस पे आपका पैसा लगा हुआ रहेगा और वो किस तरीके से आपके लिए काम करेगा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थर्ड जो है, मार्केट चाहे बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, क्रैश हो जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो प्रोसेस होगा वो सेम ही होगा, वो मैं बताऊंगा। एंड फोर्थ है, एक ही प्राइस पर आपका इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि एक ही प्राइस पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसमें स्टॉक मार्केट में यहाँ क्या होता है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स के बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर होता है, एक ऑटो सेक्टर होता है। इनमें आईटी सेक्टर की वेरियस कंपनीज होती हैं, जैसे ठीक वैसे ही ऑटो सेक्टर की वेरियस कंपनी होती है। एफएमसीजी सेक्टर होता है, मेटल सेक्टर होता है, फार्मा सेक्टर होता है, पीएसयू बैंक सेक्टर होता है, मिड कैम सर्विस, केमिकल्स, कई सारे टेक सेक्टर्स होते हैं। इसमें जो मेनली इंपॉर्टेंट, अगर अपन 5 सेक्टर्स को चूज करते हैं, अगर अपने पोर्टफोलियो में 5 सेक्टर्स लेते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर्स से वन स्टॉक ले सकते हैं, वन स्टॉक ऑटो सेक्टर से ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, वन स्टॉक फ्रॉम मेटल से ले सकते हैं, वन पीएसयू बैंक से ले सकते हैं, वन एनर्जी सेक्टर से ले सकते हैं। 5 मेजर ले सकते हैं अपन, ओके। एंड वन फ्रॉम एफएमसीजी। कोई भी किसी भी सेक्टर से आप वन एक एक स्टॉक अपने लिए मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। आपको क्या आइडियोलॉजी रहती है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने, कौन से तरीके होते हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी स्टॉक ले सकते हैं और कितने भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको प्रत्येक सेक्टर का, हर सेक्टर का मिनिमम एक एक स्टॉक आपको लेना है। जैसे मैं बताता हूँ, आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। ये आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक हैं। इसमें से आप जैसे कि कोई भी एक स्टॉक, मेन अच्छी कंपनी के स्टॉक चूज कर सकते हैं। जैसे एचसीएल इन्फोसिस हो गया, इन्फो एज हो गया, एमफेसिस हो गए, ये ओरेकल फाइनेंस, टीसीएस, विप्रो, ये आईटी सेक्टर के स्टॉक हो गए। इनमें से कोई भी आप एक स्टॉक चूज कर लें, जैसे कि अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉक कोई भी चूज कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ऑटो सेक्टर से आप कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं। अमराजा बैटरी, आशी इंडिया, भारत फोर्ज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडिया निप्पॉन, जैकेट, महिंद्रा, टाटा, कई सारी ऑटो कंपनियां, ऑटोमोबाइल्स, उनमें से भी आप कोई भी एक स्टॉक उसमें से आप चूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ये पीएसयू बैंक में से भी आप चूज कर सकते हैं। ये पीएसयू बैंक्स भी कोई भी आप वन स्टॉक्स फ्रॉम पीएसयू बैंक चूज कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, कोल, सेंट्रल बैंक, ये कई सारी ये सारी पीएसयू बैंक्स हैं। इन पीएसयू बैंक में से कौन वन स्टॉक आप चूज कर सकते हैं। ये एफएमसीजी के कुछ स्टॉक्स हैं, आर्केड, बाटा इंडिया, कोलगेट, डाबर, जिलेट, आईटीसी वगैरह, टाटा कंज्यूमर, ये सारे एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। ये मेटल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील, अपोलो, कई सारे स्टॉक्स हैं। इनमें से आप कोई भी आप एक स्टॉक यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। एंड एक एनर्जी सेक्टर से स्टॉक चूज कर सकते हैं आप। ये लिस्ट ऑफ एनर्जी स्टॉक्स है, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से एनर्जी स्टॉक्स हैं। जैसे कि बीपीसीएल हो गया, कैस्ट्रोल इंडिया, चेन्नई पेट्रोलियम, गेल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, एचपीसीएल, इंद्रप्रस्थ गैस, आईओसी, ये सारे, सुजलोन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है।
एनर्जी स्टॉक का। तो इसमें से आप कोई भी, जैसे कि आपके पोर्टफोलियो में आपने कोई 5 सेक्टर चूज कर लिए, एक पीएसयू बैंक चूज कर लिया आपने, एक एनर्जी सेक्टर चूज कर लिया, एक ऑटो सेक्टर चूज कर लिया, एंड एक आपने एफएमसीजी सेक्टर चूज कर लिया, और मेटल सेक्टर चूज कर लिया। 5 सेक्टर आपने चूज कर ली। अब इन सेक्टर में भी आपको हर अपने पोर्टफोलियो में ओनली वन स्टॉक, 5 स्टॉक कोई भी आपको चूज करके ऐड कर लेना है। सबसे फर्स्ट काम करना है सारे 5 स्टॉक्स अब ऐड कर लेने। अब ऐड करने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट तरीका होगा क्या होगा, आपको हर मंथ में, जैसे कि आपका मान लेते हैं आपकी अगर इनकम 10,000 रुपये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 10,000 तो आपको उसको 1% 1,000 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट का रहता है। अगर 1,000 रुपीज आपको इन्वेस्टमेंट का अगर आपका बजट है पर मंथ का, तो आपको इसमें से 200 रुपीज फॉर 5 स्टॉक्स में डिवाइड करना है। तो आपको हर मंथ जब फर्स्ट तारीख हो या कोई भी तारीख हो, हर मंथ में एक डे डिसाइड कर ले, और हर मंथ में उन 5 स्टॉक्स में आपको वो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, किसी भी प्राइस पे आपको उसको हर मंथ में वन स्टॉक उसका लेते जाना है। ये आप पे डिपेंड करता है। मिनिमम प्राइस अगर आप बजट आपको तय कर लेना है, इतना मेरा 5,000 का बजट है, मेरा 10,000 का बजट है, पर मंथ का मेरा कितना इन्वेस्टमेंट बजट है, उस बजट के हिसाब से उस आपके बजट को 5 सेक्टर्स के हिसाब से 5 अलग अलग स्टॉक में आपको डिवाइड कर देना, और उसको हर मंथ किसी भी डे को उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और उस स्टॉक को खरीद लेना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि आपने ये किसी रैंडम मैंने से ही चूज किया है, जैसे कि कोई स्टॉक है 10 रुपये प्राइस पे चल रहा है इस मंथ, अगर इस मंथ में 10 रुपये प्राइस पे चल रहा है और उसका मैंने एक शेयर इस मंथ में ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, अगले मंथ के अंदर 15 रुपीज पे वो स्टॉक चल रहा है, उसको मैंने 1 शेयर फिर से उसका खरीद लिया, 1 शेयर मैंने फिर से खरीद लिया उसका। अब नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ के अंदर उसकी उसी स्टॉक प्राइस की जो प्राइस चल रही है वो 25 रुपीज चल रही है, मैंने फिर से नेक्स्ट थर्ड मंथ में उसको 1 शेयर फिर से खरीद लिया। उसके अगले मंथ में मार्केट क्रैश होता है और उस स्टॉक प्राइस की प्राइस आ जाती है 5, मैंने फिर 1 शेयर उस पर फिर खरीद लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर नीचे जाए, मुझे रोज मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। मेरा जो प्रोसेस है वो क्या है, मैं एक ही स्टॉक के अंदर एक ही प्राइस पे पूरा पैसा नहीं लगा रहा हूँ। एक ही स्टॉक प्राइस पे पूरा मैंने अपना इन्वेस्टमेंट का जो फंड है वो डिवाइड कर दिया है। हर सेक्टर के स्टॉक में मिनिमम अपने जो प्रोसेस है, जो प्लान है, उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ। तो 5 रुपी फोर्थ मंथ के अंदर उस स्टॉक प्राइस की प्राइस होती है 5 रुपी, 5 रुपी की प्राइस होती है, उस पर मैंने फिर 1 शेयर खरीद लिया। फिर 6 रुपये का प्राइस होता है अगले मंथ के अंदर, उसके अंदर मैंने 1 शेयर फिर खरीद लिया। ऐसे करते हुए मैंने 6 मंथ के अंदर 35, लास्ट मंथ के अंदर 35 चल रही थी, उसके अंदर भी 35 जिस प्राइस पे चल रहा था मार्केट, उसी प्राइस पे मैंने 1 शेयर फिर खरीद लिया। इससे हुआ क्या, इसकी जो एवरेज प्राइस निकल के आई 6 मंथ की, अगर इन सबको ऐड करके मैंने 35, 6, 5, 25, 15, 10 को ऐड किया मैंने, तो इसकी जो प्राइस है वो 96 रुपये आई। 96 में 6 डिवाइडेड बाई 6, इसकी जो एवरेज प्राइस आई वो मेरी 16 की आई। इसकी एवरेज प्राइस 16 की आई और टोटल शेयर मेरे 6 हो गए। 16 के प्राइस पे मेरे 6 शेयर हो गए। मैंने एक शेयर 10 पे लिया, 15 पे लिया, 25 पे लिया, 5 पे लिया, 6 पे लिया, 35। जो एवरेज प्राइस मेरी 16 की आई और टोटल शेयर मेरे हो गए 6। अभी अगर इसकी प्राइस 35 चल रही है, लास्ट 35 रुपीज अगर इसकी लास्ट प्राइस चल रही है, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 16 माइनस 35 19 रुपीज का होगा। अब तक का मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ लास्ट 6 मंथ का अगर मैं देखूं, तो 16 रुपीज का मेरी जो एवरेज प्राइस आई, टोटल शेयर्स जो आए वो मेरे 6 आए। तो जो मेरे अगर लास्ट प्राइस अगर 35 चल रहा है, तो 16 माइनस 35 19 रुपीज आता है। 19 इंटू 6 होते हैं अगर मेरे टोटल शेयर, तो अभी जो मेरा प्रॉफिट हुआ 114 रुपीज का हुआ। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट था मेरा वो 96 का था। टोटल इन्वेस्टमेंट जो मेरा हुआ था वो 96 रुपीज का हुआ था 6 मंथ के अंदर, और जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो 114 रुपीज का हुआ। एंड जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI है अपना, वो 114 डिवाइडेड बाई 96 इंटू 100, 118% का। लास्ट 6 मंथ में अपनों ने जो रिटर्न लिया है वो 118% का लिया है। यानी कि अगर पर मंथ का डिवाइड करें 6 मंथ के अंदर, तो ये अप्रोक्स 20% के आसपास आता है पर मंथ का रिटर्न। तो रियल एग्जांपल देके बताऊंगा किसी स्टॉक का, अगर आपने इतने टाइम पीरियड के अंदर ये किया होता और अब आगे आपको कैसे करना है उसके बारे में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, फॉर एन एग्जांपल आपका कोई 5 सेक्टर्स ले लेते हैं अपन, जैसे कि एक IT का ले लिया, एक ऑटो का लिया, एक मेटल, एनर्जी सेक्टर एंड 1 फ्रॉम फार्मा ले लेते हैं। तो ये अपनों ने जैसे 5 सेक्टर कोई भी चूज कर लिया, अब इनमें से कोई भी एक स्टॉक ले लेते, मान लेते हैं इन्फोसिस, कोई एक स्टॉक ले लिया आपने, कोई भी एक स्टॉक रेंडमली चूज कर सकते हैं। तो हर IT सेक्टर के अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट अगर 1 मंथ का
आपका जो बजट है वो 1000 रुपये मान के चलता हूँ मिनिमम। कुछ भी हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 5,000, 10 लाख, 20 लाख। तो उसको अपने को 5 सेक्टर, अपने जो भी पोर्टफोलियो में सेक्टर है, 5 सेक्टर है, आप 10 सेक्टर भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मिनिमम 5 सेक्टर चूज करके मत चल रहे हैं। और इसमें अगर 1000 रुपये का बजट है, अपने को इसके अंदर 5 पार्ट में डिवाइड कर देना है। इसमें आईटी में अगर 200 डिवाइड कर दिए, ऑटो में 200 रुपीज डिवाइड कर दिए, मेटल में 200 डिवाइड कर दिए, एनर्जी में 200 डिवाइड कर दिए, फार्मा में 200 डिवाइड कर दिए। तो ये फर्स्ट मंथ में अपनों ने जिस भी स्टॉक प्राइस जो अपनों ने पोर्टफोलियो में ऐड किए, वो किसी भी स्टॉक प्राइस पे चल रहा हो, उसको एक तारीख डिसाइड कर लेता 1 जनवरी। सो फर्स्ट डे ऑफ मंथ में अपने 200 रुपीज, 1000 रुपीज अपनों ने 5 स्टॉक में डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट मंथ अपने को सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, फिर से नेक्स्ट मंथ में 1000 रुपीज अपने को इन्वेस्ट करना है, 200 उसी स्टॉक के अंदर, उसी सेक्टर के उसी स्टॉक में, दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना। 200 रुपीज फिर ऑटो में, उसी स्टॉक के अंदर, एनर्जी के उसी स्टॉक में 200 रुपीज, एंड देन फार्मा के उसी स्टॉक के अंदर 200 रुपीज। तो ये प्रोसेस अपने को लंबे टाइम तक इसको फॉलो करते जाना, कुछ नहीं, मार्केट को देखना ही नहीं। ये अगर आप इन्वेस्टमेंट की है और ट्रेडिंग करने से ऊपर नीचे करने से इतना मैनिपुलेट होता है मार्केट, अगर उससे बचना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का ये एकदम परफेक्ट तरीका है। जैसे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ आपको ऐसे ही करते जाना है। तो अब देखते हैं, रियल एग्जांपल लेके देखते हैं ये इसमें आपको किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है। जैसे कि मैं कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ, एसबीआई का लेके चलता हूँ, कोई भी एक रैंडम स्टॉक में आपको ये प्रोसेस पूरा इंप्लीमेंट करके बता दो। जो पहला क्वेश्चन था, विच इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, जो पहला पॉइंट था, तो विच इज द, तो उसमें आप देख सकते हो कौन सा राइट टाइम है। तो ये 1 मंथ का जो चार्ट है, इसके अंदर सबसे राइट टाइम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा टाइम है, आप देखोगे ये जो रेंज है, जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज के आसपास 1 मंथ के अंदर आता है, तो वो वाली जो रेंज होती है, वो जगह होती है, वो एकदम बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जैसे कि एसबीआई के अंदर बेस्ट टाइम कौन कौन से थे, 2008 का जून जुलाई जो क्राइसिस टाइम था वो, फिर कौन सा टाइम था, जून जुलाई, जून से लेकर जनवरी तक का 14 तक का, ये टाइम बहुत ही अच्छा टाइम था इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। फिर जो टाइम आया था वो दिसंबर 15 के आसपास आया था। फिर जो टाइम था, ये सारे इन्वेस्टमेंट के टाइम है जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, 50 100 के आसपास। तो अगर आप देखोगे अभी ये कोई इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं, मार्केट बहुत ऊपर है, तो विच इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। किसी भी स्टॉक को देखोगे आपको ऐसे ही मिलेगा। जैसे कोई आईटी सेक्टर का स्टॉक देख लेता हूँ मैं, विप्रो देख लेता हूँ, तो विप्रो के अंदर जो बेस्ट टाइम था इन्वेस्टमेंट का, वो पीरियड यही था, जो नीचे से 50 100 पर जब भी आया मार्केट, तभी बहुत अच्छा बाय हुआ, बहुत मार्केट ने बुलिश मूव दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो राइट तरीका एक तो ये था लॉन्ग टर्म के लिए। अभी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, ये एक साथ बड़ा पैसा लगाने की जगह नहीं है। आपको अगर बड़ा पैसा एक साथ लगाना चाहते हैं तो आपको इन लेवलों का वेट करना चाहिए, इन लेवल का वेट करना चाहिए आप लोगों को। ये लेवल हो गया, जैसे ऐसे लेवल का वेट करना है आपको। अगर बड़ा पैसा लगाना है आपको मार्केट के अंदर, तो आपको ऐसे लेवलों का वेट करना पड़ेगा। और अब जो सेकेंड थिंग, टुकड़ों टुकड़ों में हर मंथ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं कोई भी एक रैंडम स्टॉक चूज कर लेता, जैसे एसबीआई चूज कर लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नामी बैंक है, और इसके अंदर मान लेते हैं आपके हर मंथ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक एक शेयर बाय कर रहे हैं एसबीआई का। ओके, तो कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं। तो ये वाला टाइम फ्रेम अगर चूज करके बताऊंगा तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, इसलिए इसमें कोई मतलब नहीं, एवरेज जो आएगी वो ऊपर साइड ही आएगी। इसमें प्रॉफिट है इससे कि मार्केट ऊपर भी बराबर गया हो और नीचे भी बराबर आया हो। ऐसे टाइम फ्रेम में देखते हैं अपना इन्वेस्टमेंट वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर भी बराबर जाएगा, नीचे भी जाएगा, तो भी अपना को कोई लॉस ना हो। तो इस तरह का टाइम फ्रेम देखते हैं, यहां से देखते हैं 14 जनवरी, 14 से लेकर मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट नीचे भी आया, 2 साल में, लेकिन आपका प्रोसेस सेम ही था। और अगर वो प्रोसेस आज तक कंटिन्यू होता तो आपको किस तरीके से बेनिफिट हो सकता था, इस बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि जनवरी से मैं बताता हूँ आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जनवरी के अंदर 1 जनवरी 2014 से लेकर 1 जनवरी 15 तक का अपना एनालिसिस करते हैं। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि एसबीआई में फर्स्ट मंथ को अगर अपन फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी 14 को अगर इन्वेस्ट करते तो उसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो थी 177। तो मैं 177 पे एक शेयर बाय कर लेते हैं अपन। जैसे कि 177 पे एक बाय किया, नेक्स्ट मंथ में जो शेयर बाय हुआ अपना 152 153 पे, प्लस 152 प्लस 153, थर्ड मंथ मार्च में 153 पे बाय हुआ। ठीक वैसे ही तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एसबीआई के अंदर जनवरी 14
फर्स्ट मंथ के अंदर जो फर्स्ट शेयर अपन ने बोट किया, एज एन एग्जांपल 177 पे फर्स्ट बाई किया, सेकंड बाई किया 153 पे बाई किया ओपनिंग पर, यानी कोई भी मैंने एक तारीख डिसाइड करी, वो फर्स्ट मंथ और फर्स्ट डे ऑफ मंथ की मैंने डिसाइड करी। ठीक वैसे ही 192 पे वन स्टॉक बाय किया, 209 पे वन स्टॉक बाय किया। ऐसे करते हुए मैंने 2 साल तक इस पूरे ऊपर गया मार्केट, इस पूरे मार्केट में मार्केट नीचे आया, मैं 2 साल तक जो हर एक डे के अंदर हर एक एक स्टॉक मैंने एसबीआई का बाय किया। तो बाय किया तो मैंने टोटल जो स्टॉक बाय किए वन स्टॉक प्राइस बाय किए, और किस किस प्राइस पे बाय किए वो सारे आ गए। मैंने अगर इसको इक्वल करा तो ये जो प्राइस है 5962 की आई। 2 ईयर 2 साल के अंदर मैं डिवाइड करूं हर महीने के हिसाब से 24 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, क्योंकि एक एक शेयर मैंने बाय लिया है, टोटल 24 शेयर मैंने बाय किए 2 साल के अंदर, तो ये जो आएगा वो 248 की मेरी एवरेज आई। मेरी जो एवरेज आई वो 248 की आई। यहाँ पर जो जनवरी में स्टॉक मार्केट की जो प्राइस चल रही थी वो 224 चल रही थी, एंड इस टाइम मार्केट ये क्रैश होता है और ये आता है 171, क्योंकि मार्केट ने जैसे ऊपर गया था मैंने हर प्राइस पे ले रखा था और वापस नीचे आया, तो अभी ये नीचे गया, लेकिन इसके आगे भी मेरा प्रोसेस सेम ही रहा। तो 248 की जो मेरी प्राइस आई थी, 248 में मेरे टोटल 24 शेयर बाय थे। तो लास्ट 24 मंथ की जो अपनी एवरेज आई 248 के, 248 पे अपने जो शेयर पर मंथ के इकट्ठे होते गए वो 24 शेयर इकट्ठे हो गए। तो अब अभी तक का जो अपना इन्वेस्टमेंट था वो 248 को अगर प्राइस अपन 24 अभी लास्ट मान के चलते हैं जनवरी 16 की, 1 जनवरी 16, तो अपन अभी 24 पॉइंट लॉस में, लेकिन जो अपना एवरेज आई है वो यहाँ टॉप पे भी अपना 336 पे भी लिया, लेकिन अपनी जो एवरेज है वो नीचे है। इसका बेनिफिट ये है कि मार्केट चाहे बहुत ज़्यादा रैली करे या बहुत ज़्यादा नीचे जाए, उसमें इसमें लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर इसी प्रोसेस को अगर फॉलो करते जाए तो और आगे तक क्या हो सकता है देखते हैं। अभी तक हमने 224 पॉइंट का ही लॉस है अपना, मार्केट अभी नीचे गिर गया, फरवरी में आएगा 174, लेकिन जो लॉस था वो 24 पॉइंट तक का ही था। और अपना प्रोसेस एक साथ अपनों ने बड़ा पैसा यहाँ पे नहीं लगाया। अगर यहाँ अगर मान लो अगर आप जनवरी 15 के अंदर टॉप पर अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता आपके साथ, तो ये आपको कितना बड़ा लॉस दे सकता था, आप यहाँ नीचे निकल जाते। लेकिन अपना प्रोसेस था पर मंथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और पर सेम क्वांटिटी अपने को हर मंथ अपने को लेते जानी है अपने कैपेबिलिटी के कैपेसिटी के अनुसार। तो अगर इसी ट्रेंड को अपन आगे तक और फॉलो करें और यहाँ तक, जैसे कि यहाँ तक इसको अपनों ने ट्रेल किया, मान लेते हैं जनवरी दिसंबर 2021 तक, अब इसको पूरा अपन देखते हैं अब तक अपना कितना इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। और अभी तक मैं आपको बताऊं तो जो अपना इन्वेस्टमेंट हुआ 248 के हिसाब से इंटू 24 शेयर, तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ मात्र 5,962 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ अपना। और इसमें से जो 24 पॉइंट अगर अपन लॉस गिनते हैं 24 इंटू 24, 576 रुपीज़ का अभी अपना लॉस चल रहा है। लेकिन इतना बड़ा लॉस अपनों को यहाँ पर अगर टॉप पे बाय करते तो अपनों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए चलते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस टाइम में 50-100 के आसपास आता है ना, तब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इसके ऊपर जब रहता है तब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है, उसके अंदर क्या रह सकता है प्लानिंग, ये उस बारे में डिस्कस। अगर इसी चीज़ को अपने जो जनवरी 16 तक अपनों ने दिसंबर 15 तक 1 साल का जो पूरा 14 और 15 पूरा कवर किया, इसको अपन कंटिन्यू करते हुए दिसंबर 2021 तक अगर अपन फर्न स्टॉक एसबीआई का अब तक लेते जाते हैं तो क्या होता है उस बारे में बात करते हैं। इसको जैसे कि अभी और कंटिन्यू करते हैं, 16 से स्टार्ट करते हैं। जनवरी 16 में 225, फिर इसको एक शेयर बाय, नेक्स्ट मंथ इस 181 फरवरी 2016 में बाय किया गया। ठीक है, मार्च 2016 के अंदर 160 पे बाय किया गया। फोर्थ मंथ अप्रैल 16 193 पे बाय किया गया। ठीक वैसे इसको आगे तक कंटिन्यू रखा गया और दिसंबर 2021 तक पर मंथ के अंदर 1 शेयर बाय किया गया एसबीआई का, और लास्ट शेयर दिसंबर 464 पे बाय किया गया दिसंबर 2021 में। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो इसका जो अगर इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूं तो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट 24,926 रुपये का हुआ एसबीआई के अंदर। और इसका पर शेयर जो बोट हुए 8 ईयर्स के अंदर 12 इंटू जो 8 ईयर्स हुए 2014 से लेकर 2021 तक टोटल 8 ईयर्स हुए, एंड पर शेयर मंथ के अंदर 1 शेयर बाय किया गया है, तो टोटल मंथ जो हुए वो 96 मंथ हुए। एंड 96 से इसको डिवाइड दिया जाए तो जो अपनी एवरेज आई वो 259 की एवरेज आई एसबीआई के अंदर। और जो शेयर टोटल बोट हुए 96 बोट हुए। अगर मैं इसके प्रॉफिट निकालूँ तो अभी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है एसबीआई का 467 पर है, तो करंटली इसके अंदर जो प्रॉफिट होगा वो 467 माइनस 259 इज इक्वल टू 208 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अगर इसका जो
208 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, और इसको मैं 96 शेयर्स से अगर मल्टीप्लाई करूं, इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 19,968 का प्रॉफिट हुआ। और इसका जो परसेंटेज निकाला जाए, तो जो इसका परसेंटेज आएगा वो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था 24,926, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 24,926 इंटू 100 इज इक्वल टू 80% का जो प्रॉफिट हुआ एसबीआई के अंदर हुआ 8 ईयर्स के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया एसबीआई में। पर मंथ में वन शेयर किसी भी एक रैंडम तारीख को आप चूज कर सकते हो। मैंने फर्स्ट डे ऑफ मंथ चूज करी थी, तो पर शेयर वन शेयर बाय किया गया, जिससे क्या हो एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा, मात्र 100 200 रुपये पर मंथ इन्वेस्टेड करते हुए एसबीआई के अंदर अभी 80% का प्रॉफिट लिया गया 8 मंथ के अंदर। और जो एवरेज आई वो अभी कहीं नीचे आई, जिससे मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, आपको कोई पता नहीं, फर्क नहीं पड़ा। आपने रैंडमली पर मंथ एक तारीख डिसाइड करी और उसको आप बाय करते गए। इस हिसाब से जो एसबीआई का जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 80% का हुआ, 19,968 का प्रॉफिट हुआ। और जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 25,000 के आसपास जो इन्वेस्टेड अमाउंट था उस पर 19,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आप किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बारे में बताया गया इस वीडियो में। तो ठीक वैसे ही अगर जैसे कि एक सेक्टर के एक स्टॉक पे बाय किया पीएसयू बैंक का, ये कोई एक रैंडम स्टॉक पे बाय किया गया, ठीक वैसे ही अगर इसकी एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट पर मंथ की एक स्टॉक देखे तो 200 के अंदर थी, 100 200 के आसपास थी एसबीआई के अंदर, जो अब जाके 400 500 पर हुई है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या सही तरीका इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक वैसे ही ये एक सेक्टर के बारे में बताया गया था, इसी तरह और टोटल 5 सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हुए अपना पोर्टफोलियो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उस बारे में बताया। अगर मैं 5 सेक्टर्स की बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये एक ही सेक्टर के बारे में बताया, एक ही बैंक स्टॉक के बारे में बताया गया। तो इसी तरीके से आप अलग अलग 5 एनर्जी मेटल आईटी एनर्जी मेटल अच्छे स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है वो आपने इस वीडियो में देखा होगा। इसका फायदा जो हो वो हर प्राइस पे आपका पैसा लगा हुआ है, किसी एक प्राइस पे आपका पैसा नहीं लगा हुआ है, या कहीं ऐसी जगह नहीं लगा हुआ है जहाँ से आपको प्रॉफिट ऊपर नीचे भी गया तब आपको लॉस हुआ है, ऊपर गया तब आपको प्रॉफिट हुआ, और फिर वापस ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा। लेकिन आपका जो मनी जो है इन्वेस्टेड है वो हर प्राइस पे इन्वेस्टेड है। इससे क्या होगा, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है हर स्ट्राइक प्राइस पे, ना कि आपको उसके लिए काम करना पड़ रहा है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, बेनिफिट, वो यही है कि नो नीड ऑफ बिग कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो टुकड़ा टुकड़ा में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 100 रुपीज़ भी इन्वेस्टमेंट था, उसको आप पर मंथ के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो एकदम सही है। तब छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट में अपना जो पोर्टफोलियो मिलियंस तक ले जा सकते हैं। तो ये किस तरीके से सही तरीका इन्वेस्टमेंट करने का उस बारे में बताया गया है। तो जो फर्स्ट बेनिफिट है, जो बहुत बड़ा कैपिटल की ज़रूरत नहीं इन्वेस्ट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट वो ये है कि नो नीड टू वॉच मार्केट डेली। आपको रोज़ मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं। मार्केट रोज़ ऊपर नीचे जितना होना आपको कोई ज़रूरत नहीं। आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रोज़ देख के स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर सकते हैं, बिजनेस मैन व्यापार कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं वो आप उसको कंटिन्यू रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये है कि आपको रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है मार्केट डेली। एंड थर्ड, जीरो वरीज इन मार्केट रैली और मार्केट क्रैश। मार्केट चाहे जितना ऊपर जाना चला जाए, मार्केट गिरना हो गिर जाए, आपको कोई मतलब नहीं। उससे आपका प्रोसेस है, मैं आपको हर मंथ में इस तारीख को वो स्टॉक चाहे कितने पे भी चल रहा है, जीरो पे चल रहा है जीरो पे बाय करना, 10 पे चल रहा है 10 पे बाय करना, 100 पे चल रहा है 100 पे बाय करना, 1000 पे चल रहा है 1000 पे बाय। आपका जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा हर मंथ। मार्केट रैली हो क्रैश हो, चाहे जो रिजल्ट आ रहा हो, रिजल्ट अच्छे आ रहे हो बुरे आ रहे हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ, आपका पैसा किसी एक प्राइस पे फंसा हुआ नहीं है। आपका पैसा हर प्राइस पे लगा हुआ। मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आप उसमें इन्वेस्ट करना, आपको नीचे जाएगा तो भी इन्वेस्ट करना। जो इतने शेयर इकट्ठे होते जाएंगे, धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इतना इतना अमाउंट लगा कि आपको इतना बड़ा पोर्टफोलियो बन गया। और डिविडेंड होंगे, वो इतने शेयर इकट्ठे हो जाएंगे, डिविडेंड इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है एक टाइम पर। तो आपका एक पैसा फंसा हुआ नहीं रहेगा। अगर आपका पैसा आपके लिए हर प्राइस पे काम कर रहा होगा। तो यही है। एंड जो इसमें बातें ध्यान रखने की हुई है,
अगर जैसे कि ये जो बताया वो मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप 1000 रुपीज़ से 100 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हुए कैसे अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज कर सकते हैं उस हिसाब से। जैसे कि अगर आपने कोई भी 5 सेक्टर चूज कर लिए, आईटी सेक्टर, आपने कोई 5 सेक्टर चूज किया, आईटी, ऑटो, पीएसयू, मेटल, एफएमसीजी, तो अगर आपका अमाउंट किस पर डिपेंड करता है, अगर आपका अमाउंट 1 लाख है, 1000 है, उस हिसाब से आपको इन 5 सेक्टर में डिवाइड कर देना है। तो अगर जैसे वन स्टॉक आपने सेलेक्ट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आपके पास जैसे जैसे अमाउंट आपका इंक्रीज बड़ा अमाउंट है, आप मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 50,000 से लेकर ₹1,00,000 का पर मंथ इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी है आपकी, तो उसके लिए क्या करना, आईटी सेक्टर के अंदर 3 स्टॉक चूज कर लिया आपने, ऑटो सेक्टर के अंदर 2 to 3 स्टॉक इसमें चूज कर लिए, 2 to 3 स्टॉक इसमें चूज कर सकते हैं, पीएसयू के 3 स्टॉक चूज कर सकते हैं, मेटल के 3 स्टॉक चूज कर सकते हैं, एफएमसीजी के 3 स्टॉक चूज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया वो वन स्टॉक सेलेक्ट किया जिसके अमाउंट डिपेंड किया, सिर्फ था वो अमाउंट छोटा है। अगर आपके पास इन्वेस्टेड अमाउंट बड़ा है तो आप उस टाइम पे कैसे कर सकते हैं, आप हर सेक्टर के वन से स्टॉक बढ़ाते हुए 2-3 स्टॉक आप इंक्रीज कर, अलग अलग स्टॉक, फिर उसमें उसमें सेम काम करना आपको हर स्टॉक के अंदर। आईटी सेक्टर के अगर 3 स्टॉक अगर आपने सेलेक्ट किए हैं तो 3 के अंदर आपको पर मंथ के अंदर उतने ही शेयर हर मंथ ले सकते हैं अगर आप, तो ही उतना अमाउंट आपको लगाना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर वन टाइम के लिए, तो आपको एक बार करके छोड़ नहीं देना अमाउंट, आपको हर मंथ में उसके अंदर पैसा लगाने होंगे। अगर 3 स्टॉक बाय करते हैं, तीनों में आपको 10-10 शेयर खरीदने ही खरीदना है। अगर आपने 3 स्टॉक आईटी के अंदर सेलेक्ट कर रखे हैं तो आपके, जैसे कि आईटी के अंदर आपने 3 स्टॉक सेलेक्ट किए ABC, तो तीनों के अंदर आपको बराबर शेयर हर मंथ खरीदते जाना है। जैसे कि आपने फर्स्ट में 10 शेयर लिए फर्स्ट मंथ में, तीनों के अंदर हर सेक्टर के अंदर हर मंथ आपको 10 शेयर लेते ही जाना, आपको एक बार लेके छोड़ नहीं देना। इससे क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपका उससे आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन आप अगर हर प्राइस पे लेते जाएंगे तो इससे आपके शेयर्स भी बढ़ते जाएंगे और ऊपर नीचे होगा तब आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो अप ही जाता है। जैसे एक टाइम निफ्टी 2000 से आज 17,000 चल रही है, उस हिसाब से आपके स्टॉक्स भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अप होंगे। लेकिन अभी आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप छोटे छोटे अमाउंट किस तरह के इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो में आप सीख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर ऑटो सेक्टर के अगर आपने 3 सेक्टर चूज कर लिए ABC, तो उसके अंदर आपको पर मंथ में 5 शेयर बाय करना है, 5 शेयर बाय करने ही करने हैं। एक स्टॉक में छोड़ दिया आपने, इस तरीके से मैनेज करना होगा कि अगर आपका 10% अपना जो आपकी जो इनकम है उसका 10% लेके चला, उसको फिर सही से डिवाइड करें अपने पोर्टफोलियो में, फिर इन्वेस्ट करें, फिर आप देखो आपका पोर्टफोलियो कैसा कितना फास्ट ग्रो करता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। तो आपको इसी तरह स्ट्रेटेजी अपनानी है और इसको आपको हर सेक्टर के अंदर अप्लाई करना, हर स्टॉक के अंदर अप्लाई करना है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, लाइक करने से मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच पहुंचेगी। जो नए इन्वेस्टर्स है, बिगनर्स हैं, वो शेयर मार्केट में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो ट्रैप नहीं होंगे, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसको लाइक करना अधिक से अधिक, और आपके क्या फीडबैक है वो इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई भी क्वेरीज हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।